मैंने जैसे लास्ट कल आपको बताया था, लास्ट सेशन के अंदर कि अब आज जो करने वाले हैं वो हम लास्ट दो चैप्टर कंसिडर करेंगे। मतलब आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड देन आफ्टर हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है क्योंकि इसके बेस पे थोड़ा वेटेज ज्यादा भी है और उसमें कुछ ज्यादा इतने कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्चुअली एकदम बेसिक चैप्टर है ये। तो इसलिए सबसे पहले हम ये दो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो सेशन बचेंगे उसमें हम इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी में क्या क्या याद रखना है, मतलब क्या हमें कैसे किस चीजों को याद रखना है और इस चैप्टर के अंदर क्या चीजें रहेंगी। तो हमें बेसिक कुछ चीजें ही फॉलो करनी है। अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करें, जैसे कि हमने ऑलरेडी यही चीज प्रोबेबिलिटी पूरा हम सीखते आ रहे हैं क्लास 10 से। क्लास 10 के अंदर बेसिक एकदम बेसिक था कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी सिंपल। क्लास 11 के अंदर हमने और कुछ अगर याद हो तो टर्म्स डिफाइन किए थे। अब मैं आपको बता दूं नॉर्मल कि इतने टर्म्स आपको पता होना जरूरी है इस चैप्टर के लिए भी। जैसे कि एक फर्स्ट आपको पता होना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे? मतलब जो आउटकम्स, मतलब हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स अगर मैं टॉस है कॉइन, कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम, या तो हम कर रहे हैं डाइस को थ्रो कर रहे हैं, या हम वन कार्ड पिक कर रहे हैं आउट ऑफ 52 पैक ऑफ कार्ड। तो उसका आउटकम्स क्या रहेगा वो हमें पता नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिंपल। दूसरी अगर बात करूँ तो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे? तो सैंपल स्पेस मतलब अ, अगर मैं बात करूं कि टॉसिंग है कॉइन, ठीक है, तो टॉसिंग है कॉइन मतलब उसके जो आउटकम्स आने वाले हैं। अब हमें पता है कि अगर एक ही कॉइन टॉस कर रहा हूं तो आउटकम्स क्या गया, तो हेड या तो टेल। अगर मैं डायस थ्रो कर रहा हूं तो उसके आउटकम्स क्या आएंगे? 1 to 6। तो सिमिलर वे जो आउटकम्स, जितने भी आउटकम पॉसिबल आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसको हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब एस से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था इवेंट। ये खास ध्यान रखना, इवेंट, क्योंकि हमें इसका खास आगे यूज करना है। तो इवेंट मतलब क्या? सपोज मैं डायस थ्रो कर रहा हूं, मैं बोलूं कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो हमने बात की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग इवन नंबर, तो वो हम हमारी क्या हो जाएगी? इवेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इवेंट बन जाएगी। तो ये इवेंट के बारे में भी खास याद रखना है। दूसरी फोर्थ नंबर हमें याद रखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दैट मींस इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट इवेंट में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट। इसका मतलब क्या होगा? दो इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। दैट मींस अगर सेट की भाषा में बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई उसका लेना देना नहीं है। और एक है एग्जॉस्टिव। क्या है? एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या कि जितने भी इवेंट्स हैं सबका टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा? हमारा सेट ऑफ ऑल, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये हो जाएगा। तो इतनी आपको टर्म्स जो है वापस खास एक बार देख लेनी है। और उसके बाद अब हमारे पास सिंपल बेसिक ये भी चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, जो हमने पहले सबसे पहले बोली थी कि अगर मेरे पास कोई इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्या लिखते हैं? टोटल आउटकम्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है और वो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं, ओके, तो उसका टोटल सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इवन नंबर का सेट बनाएंगे। सेट ए मेरा अगर सेट ऑफ इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा? वो 2 4 6। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6। टोटल फेवरेबल कितने हैं मेरे? 3 है, और टोटल कितने थे? 6। मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी? गेटिंग इवन नंबर ऑन द टॉप। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी बचपन में सीखा हुआ है, मतलब क्लास 11 में हमने ऑलरेडी ये सीखा हुआ है। अभी हमें फिलहाल क्या करना है? तो अभी फिलहाल हमें इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज है, सबसे पहले बेसिक, देखो कितनी चीजें आपको बहुत बार बता दूं मैं। इसके अंदर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थियरम, उसके बाद हम देखेंगे टोटल
प्रोबेबिलिटी और उसके बाद उसका यूज करके बेस थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें ही आपको यहाँ पर इस बार 12th के अंदर रिवाइज करनी है, क्योंकि आपका सिलेबस आपको पता है रिसलाइज होके थोड़ा एक लास्ट टॉपिक था वो निकल गया है, रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है क्या नहीं। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा कुछ एग्जांपल से समझाऊं। ओके, तो एग्जांपल से कुछ ऐसे है कि मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें कुछ बॉल्स पड़े हुए हैं। सपोज 2 वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है एंड 7 ब्लू बॉल है। ओके, तो ब्लू बॉल, ये रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल, ये मेरे पास एक बॉक्स है। इसके अंदर टोटल कितने बॉल है मेरे पास, तो टोटल 12 बॉल्स है। अब मुझे अगर बोला जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अगर मैं रैंडमली एक बॉल चूज करता हूं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आउट फेवरेबल आउटकम 7 है और टोटल कितना है 12, तो ये क्या हो जाएगा 7/12। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं कि अब सिंपल अगर ऐसे बात करूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, जब मैंने ऑलरेडी ब्लू बॉल निकाल दिया है। अगर मैं ब्लू बॉल निकाल के वापस रिप्लेस नहीं करता तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रिप्लेस नहीं करूंगा तो एक बॉल कम हो गई, मतलब टोटल हो गया मेरे पास 11। और मुझे फाइंड करना है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड तो टोटल कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 3/11। तो ये हमें सिंपल बेसिक पता है। इसका मतलब होता है, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, तो ये हमारा होगा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए B, that means इसका मतलब होगा probability of A when B is already occurred, that means probability of B already given, मतलब ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, that means probability of A when B is already occurred, मतलब B हो चुका है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो probability of A इंटरसेक्शन B, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो जो हो चुका है वो probability of B नीचे डिनोमिनेटर में आएगी। अगर मैं बात करूं दूसरी तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं अगर उल्टा बोलूं बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ए ऑलरेडी हैपेंड, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अब मैं बी इंटरसेक्शन ए लिखूंगी, ए इंटरसेक्शन बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए दोनों के लिए कॉमन रहेगा। डिवाइड बाय ये जो अकर्ड ऑलरेडी हैपेंड होगा वो नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो यहाँ से हमें पता चल जाता है, जो ऑलरेडी हमारी इवेंट हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब मैं इसके लिए आपको नॉर्मल एक चीज थियरम बता देता हूँ, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे इसके, फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक, फिर उसके बाद लास्ट में एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो मुझे एक सिंपल ऐसा पूछा है, मल्टीप्लिकेशन थियरम पूछा हुआ है। क्या है, मल्टीप्लिकेशन थियरम। देखो ये सब चीजें ऑलरेडी आपके पास है, हम खाली एक बार रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन में आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, जो आपके दिमाग में है वो और जो मैं बता रहा हूँ वो कोलैबोरेशन हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो भी रिवाइज करना है वो टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अब इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या होता है। तो अब मेरे पास एक फिर से सेम एग्जांपल में यही एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, और मैं बोलूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं अगर बात करता हूँ मैं ब्लू बॉल निकालने की, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल में फर्स्ट गो में अगर ब्लू बॉल निकालो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल बॉल कितना है 7 ब्लू बॉल है, और आउट ऑफ 12 तो मतलब 7/12। अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बोलूं सेकंड ब्लू बॉल, पर मैंने रिप्लेस नहीं किया, तो एक ब्लू बॉल भी कम हो जाएगा और टोटल बॉल भी कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये चीज हमें पता है। रेडी, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिंपल। पर अगर मैं बोलूं मैं रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब वापस अंदर रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम ही रहेगी, मतलब बॉल वापस एज इट इज 7 रहे और टोटल बॉल भी 12 हो गए। तो विदाउट, अगर मैं बात करूं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब विथ रिप्लेसमेंट करते हैं, चलो अगर मैं विथ रिप्लेसमेंट की बात करूं, बराबर, मतलब विथ रिप्लेसमेंट मतलब विथ रिपीटेशन, रिपीट कर रहे हैं हम लोग रिप्लेसमेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है, सेम ही रहेगी। दैट मींस इस ऐसे इवेंट को बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब
जब मैं ये दूसरी इवेंट मतलब सेकंड प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ सेकंड टाइम ब्लू बॉल की, तब मैंने ऑलरेडी B1 मतलब जो बॉल फर्स्ट टाइम ट्रायल के अंदर निकाला था उसको हम बॉक्स में वापस डाल रहे हैं। मतलब जो सिनारियो था वो एज इट इज रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, तो टोटल क्या हो जाएगी दोनों होने की, दिस इनटू दिस। अगर वही चीज अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इवेंट कैसी है, डिपेंडेंट, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट अगर मैं बात करूं, तो क्या हो जाएगा, तो अगर प्रोबेबिलिटी इसकी मुझे फाइंड करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये खास ध्यान रखना आप, इसका ही हमें यूज करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमने कर ली। अब प्रोबेबिलिटी अब जब मैं बी सेकेंड टाइम करूंगा तो ऑलरेडी ए अकर्ड, ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। दैट मींस इवेंट कैसी है, डिपेंडेंट, कैसी है, डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर से ही अगर मैं पूछूं ये, तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फाइंड करनी है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ऑलरेडी ए अकर्ड, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये आपको क्या मिल गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी हैपेंड अकर्ड, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा इसका बेसिक एक कंसेप्ट था, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ओके, अब एक बार दूसरा भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे। या तो फिर हम इसके एग्जाम्पल भी एक काम करेंगे, सब साथ में एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये सब चीजें आपके दिमाग में हो, और उसके बाद हम वन बाय वन उसको अप्लाई करें। ठीक है, चलिए, तो अब मैं अगर बात करता हूँ थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो, मेरे पास तीन बॉक्स है, 1 2 3, तीन बॉक्सेस दिए हैं मुझे। तीनों बॉक्स के अंदर कुछ बॉल्स रखे हुए हैं। सपोज अभी जैसे बात की वैसे 2 वाइट, 3 रेड एंड 4 ब्लैक, चलो ब्लैक रखते हैं, व्हाइट ब्लैक एंड रेड। ये चलो यहाँ पर बेसिक 2 वाइट, 3 ब्लैक एंड 4 रेड। सपोज इसके अंदर 3 वाइट, 2 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल रखे हैं, और इसके अंदर सपोज 5 वाइट, 3 ब्लैक एंड 4 नहीं और 3 रेड बॉल रखे हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, मैं ये पूछूं आपको इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको पता है ब्लैक बॉल मतलब किस में से, मतलब बॉक्स 1 में से या बॉक्स 2 या बॉक्स 3, वो हमें मेंशन नहीं किया। मतलब खाली यहाँ पर पूछा है कि भाई फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, गेटिंग ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर वो ब्लैक बॉल, समझना, अगर मैंने वो ब्लैक बॉल, हमने पहले चूज किया बॉक्स को, तो सपोज मैं अगर फाइंड चूज करता हूँ कि भाई मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तीन बॉक्स में से बॉक्स 1 आने की प्रोबेबिलिटी, और फिर बॉक्स 1 आने के बाद उसमें से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बॉक्स 1, तो ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि वो मैंने जो बॉक्स चॉइस चूज किया वो बॉक्स 2 था, तो दिस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉक्स 2, और जब बॉक्स 2 मैंने चॉइस कर लिया तो ब्लैक बॉल फ्रॉम बॉक्स 2, तो ये प्लस अब मैंने सपोज बॉक्स 3 चूज किया है, तो 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम थर्ड बॉक्स, तो ये जो बन जाएगी वो उसको हम बोलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक बॉल। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है हम इसका यूज करेंगे अभी जो हमने बात की वो बायस थ्योरम के अंदर, बेस थ्योरम बोले, बायस थ्योरम बोले। ठीक है, तो ये आपको खास फाइंड करना है। अगर मैं इसके अंदर ऐसा पूछूं, देखना, तो उल्टी बातें करते हैं कि अगर मैं आपको पूछूं, बेस थ्योरम की बात करते हैं अब हम, बेस थ्योरम में क्या रहेगा आपके पास, तो हमें क्या याद रखना है कि वही एग्जांपल के साथ यही एग्जांपल को हम समझेंगे कि अब मैं क्या पूछ रहा हूं, मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मेरा ऑलरेडी मैंने बॉल तो चूज कर लिया है कि ब्लैक बॉल ही आएगा, बट वो सेकंड में से आए, मतलब मैंने जो करना था, मतलब मुझे ब्लैक बॉल फाइंड करना था, मैंने रेंडमली ब्लैक बॉल उठा लिया, और वो ब्लैक बॉल मेरे पास जो आया वो बॉक्स 2 में से आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी।
वो अगर मुझे फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। तो यहाँ पर ऑलवेज उल्टा लिखेंगे कि ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड, और अगर सेकंड लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, सिंपल, सॉरी ब्लैक प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो हमने आगे किया था वही, सेकंड में से आई और ब्लैक फ्रॉम सेकंड, वो हमारी फेवरेबल हो जाएगी। और टोटल क्या हो जाएगी, तो हमने जो अभी आगे लिखी थी वो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स चूजिंग एंड उसमें से ब्लैक बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉक्स एंड उसमें से ब्लैक बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी, एंड सो ऑन, जितनी भी हमारे बॉक्सेस है वो टोटल नीचे आएगा। अगर मुझे उसको समेशन फॉर्म में लिखना है तो हम समेशन फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बायस थ्योरम, मतलब बेस थ्योरम हो जाएगा, ये बेस थ्योरम। तो जब भी हमें ऐसा कुछ फाइंड करना है, मतलब जो होना है वो हो चुका है, ठीक है, हमें खाली क्या करना है कि कॉज फाइंड करनी है कि कब कहां से हुआ ये। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, कॉज, मतलब कहां से ये हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज फाइंड करना है कि वो बॉल, ब्लैक बॉल आई वो कहां से आई, वो फाइंड करने का। अगर ब्लैक बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी पूछे तो वो तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है ही, कि वो, अगर मैं बॉक्स 1 चूज करूंगा तो उसमें से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बॉक्स 2 चूज करूंगा तो उसमें से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, if I am choosing box number 3, what is the probability of getting black ball from third box? तो ये तो हमें पता है, बट यहाँ पर हुआ है कि ब्लैक बॉल वो ऑलरेडी हो चुका है, मुझे मिल चुका है, बट वो बॉक्स 2 में से आए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर बॉक्स 3 में से आए उसकी क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाए, ये जो होगा उसका उल्टा यहाँ पर लिख देंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम 3, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर पता चल गया मुझे थर्ड के लिए फाइंड करना है, यहाँ पर भी क्या आएगा 3। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चूजिंग अ थर्ड बॉक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बी, ये जो है उसकी टोटल नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो ये काम हमें करना है। अब इसके ऊपर से हम अलग अलग एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं, ताकि आपको और आपके आइडियाज क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, अब वन बाय वन एक एग्जाम्पल लेंगे और वही एग्जाम्पल को हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वन बाय वन बुक्स के एक एक एग्जांपल लेंगे तो ताकि आपको आइडिया रहे। मुझे यहाँ पर दिया है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 7/13, एंड बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 9/13, और आपको और एक चीज दिया हुआ है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/13, और आपको बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का ऊपर इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आएगा, मैंने आपको अभी बताया, जो ऑलरेडी अकर्ड, मतलब जो ऑलरेडी हो चुकी है इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। तो यहाँ पर ऊपर आंसर क्या है मेरे पास, 4/13 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब 7/13, दैट मीन्स ये कैंसल आउट और आंसर हो जाएगा 4/7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है किसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल बेसिक एक एग्जांपल था। अब अगर मैं सेकंड एग्जांपल और एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऐसा एग्जांपल पूछा हुआ है, वन बाय वन अलग अलग लेते हैं हम। पहले हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट की बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर है मेरे पास ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन, ऐसा है, क्वेश्चन के हिसाब से हम समझते जाएंगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम जैसे ही क्वेश्चन होते हैं उसको समझना है, उसमें से जो चीजें हमें पता चले उसको लिखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। तो हमारे पास एक बॉक्स के अंदर टोटल 10 कार्ड है। मेरा टोटल जो सैंपल स्पेस हो गया वो क्या हो गया, 1 से लेके 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर के कार्ड मेरे पास एक बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद ओके, अब हमें क्या बोला हुआ है आगे, मिक्सड अप थॉरली एंड, मतलब प्रॉपर मिक्सअप किए हुए हैं, एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। तो हम इसमें से मुझे एक कार्ड चूज करना है, ओके। अब आगे ये यहाँ तक तो हो गया कि पता चल गया कि ये सेट है और उसमें मुझे एक ही पिक करना है, इसमें से इस पूरे में से मुझे एक कार्ड खाली पिक करना है। वो कौन से नंबर का आएगा वही हमारी मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का टास्क रहेगा, पर क्या कैसे वो पूछा हुआ है वो ध्यान देना है।
ठीक है। चलो, तो वो क्या बोला हुआ है यहाँ पर, if it is known that the number on the drawn card is more than 3, मतलब हमें ऐसा पता है कि जो भी कार्ड यहाँ पर बाहर निकलेगा उसके ऊपर जो भी नंबर होगा वो 3 से ज्यादा है। अब 3 से ज्यादा मतलब क्या होगा, तो 4 से लेके 10 तक कोई भी कार्ड हो सकता है। अब दूसरी चीज ये बोली है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। अब ये 4 से 10 होगा वो ऑलरेडी उनको पता ही है। ओके, अब इसमें से 4 से 10 में से इवन नंबर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो 4 से 10 के बीच में इवन नंबर क्या क्या होंगे, तो 4, 6, 8 एंड 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के सम करेंगे तो सबसे पहले हमें इवेंट डिसाइड करना है। तो हमने पहले ए को एक इवेंट ले लिया, व्हेन ए इज इवेंट, क्या इवेंट हो जाएगी, तो द नंबर ऑन अ कार्ड इज इवन, जो हमें फाइंड करना है, इवेंट दैट ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर कार्ड, इवन नंबर कार्ड। ओके, तो इवन नंबर कार्ड का हमारा ये प्रोबेबिलिटी। अब बी में अगर सपोज करता हूं तो बी क्या लूंगा, तो मुझे उन लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है, अंदर मेंशन किया हुआ है कि जो भी कार्ड, इट इज नोन दैट, नोन दैट मतलब ऑलरेडी पता है, तो वो कहां पर आएगा, तो यहां पर आएगा। जो आपको बताया था ऑलरेडी पता है, वो चीज यहां पर आएगी। तो मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विच इज मार्क्ड विथ इवन नंबर, तो वो आगे आएगा। तो बी क्या है, तो बी इज इवेंट, बी का कौन सी इवेंट है, बी इज इवेंट दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज ग्रेटर देन, दैट द नंबर ऑन अ कार्ड इज ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा हो ऐसी वैल्यू होगी वो। तो अब अगर मैं सेट लिखने की बात करूं, सेट ए में क्या आएगा, तो इवन नंबर का सेट, इवन नंबर का सेट हमें पता है ये पूरा का पूरा हमारा इवन नंबर का सेट हो जाएगा। और उसमें से बी मुझे क्या लेना है, तो बी है मेरा ग्रेटर देन 3, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मुझे क्या करना है, तो ऐसा बोला हुआ है कि 3 से ज्यादा भी और इवन भी, तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन सेट कौन सा बन जाएगा, तो 4, 6, 8 एंड 10 ये हो जाएगा। अब इसकी अलग अलग मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 5/10, टोटल 5 है और उसमें से 10 आउट ऑफ 10 दैट इज 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ग्रेटर देन 3 नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 3 6 और 7, तो 7/10। ओके, टोटल तो 10 ही है मेरे पास। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो उसके लिए हमारे पास टोटल कितने आए, 4, 4 आउट ऑफ 10। तो ये हमें सब वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या मांगा हुआ है क्वेश्चन में, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, जो हमने कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया है वो इवन नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ getting even number when we already know that is greater than 3, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर फॉर्मूला हमने बनाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ऑलरेडी नो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है ग्रेटर देन 3 आने की, यहाँ पर बोला हुआ वो कार्ड 3 से बड़ा ही होगा। ओके, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 4/10, जो हमने अभी आगे यहाँ पर लिखा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट मींस क्या थी, 7/10, ये कैंसिल आउट करेंगे 10 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4/7 इज द करेक्ट आंसर। रेडी, तो इस तरह हमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में समझना है। ठीक है, तो जो हमें नोन है, नोन जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला ही हुआ है कि दिस इज नोन टू बी, ये हमें पता है, ऐसा हमें अगर बोला हुआ है तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल, ये अगर जो बोला है वो पता है तो हम क्या करेंगे इसके लिए, उसको पीछे डालेंगे आप। ठीक है, ये पीछे रहेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैपेंड, दिस नोन वैल्यू, और हमें फाइंड करना है ए दैट मींस गेटिंग इवन नंबर। इस तरह हमारे पास और एक एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल को समझ लेते हैं हम लोग। ये रैंडमली एग्जांपल ये लेते हैं। ऐसा कुछ हुआ है, an urn contains, मैं कुछ कुछ चीजें लिख रहा हूं, 10 ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल, चलो इतना हमें पता है।
एक बॉक्स के अंदर, मतलब ये दो चीजें, 10 ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल अंदर है। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम दी, ये बॉक्स के अंदर से, मतलब ये जो अन है उसमें से 2 बॉल रेंडमली लिए है, वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, वन आफ्टर अनदर, वन बाय वन के लिया है बट रिप्लेस किया नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं एक बॉल निकाल लूंगा, ये जो टोटल है उसमें से एक माइनस होके वो हो जाएगी 14। ओके, तब 14 जो बचेगी उसमें से मैं सेकेंड बॉल वापस चूज करूँ, ऐसी बात यहां पर बोली गई है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों ब्लैक बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, मतलब जो फर्स्ट लूंगा वो भी ब्लैक, सेकंड लूंगा वो भी ब्लैक, तो मेरी इवेंट क्या ले लूंगा मैं, लेट एक इवेंट में ए बोल देता हूँ। इवेंट है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली फर्स्ट एंड सेकंड बॉल, जो भी हम बॉल लेने वाले वो ब्लैक आए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉन, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं ड्रॉ करूंगा, फर्स्ट टाइम ड्रॉ करूंगा बॉल, तो उसमें क्या आएगा, ओके, वो ब्लैक बॉल आए उसकी। और बी कौन सी इवेंट लूंगा मैं, तो इवेंट ऑफ सेम गेटिंग ब्लैक बॉल ही रहेगा पर सेकंड ड्रॉन के अंदर। तो अब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब अगर मुझे दोनों चीज करनी है, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, ब्लैक बॉल, मतलब बोथ बॉल्स आर ब्लैक, ऐसे मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, मतलब ए एंड बी दोनों क्या हो, ब्लैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। ओके, तो हम अलग अलग फाइंड करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, मतलब कि ब्लैक बॉल, तो अभी टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं, 10, तो 10 और आउट ऑफ कितने हैं, तो 15, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। और अब मैं जब सेकेंड बॉल चूज करूंगा, तब मैंने एक बॉल चूज कर ली, मतलब टोटल ब्लैक बॉल, अब मेरे पास रिमेनिंग बॉल कितनी बची, तो रिमेनिंग ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 9। ओके, एंड व्हाइट बॉल तो मेरे पास 5 थी ही। ओके, तो टोटल कितने बचे मेरे पास, 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक बॉल, मतलब बी, व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, ये लिखा हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 9 आउट ऑफ 14 ये हो जाएगी। ओके, क्योंकि टोटल 14 और कितनी मेरे पास ब्लैक तो बची अब 9 ही, क्योंकि मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिप्लेस नहीं करना मतलब वापस रखना नहीं है। ठीक, तो ये दो चीजें मुझे मिल गई। अब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स अब हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे किसका फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि ब्लैक बॉल आए उसकी, बट क्या सेकेंड टाइम में भी हमारे पास क्या थी, जब मैंने ये फाइंड किया था तो क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ऑलरेडी ए अकर्ड। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या है हमारे पास, 10/15, 10/15, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है अभी, 9/14। ये कैंसिल आउट सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिल जाएगा 3/7। ये हमें मिल गई प्रोबेबिलिटी। ओके, अब यही चीज अगर मैं आपको दो या मतलब दो इवेंट से ज्यादा इवेंट के लिए बात करूं, तो भी उसके लिए भी हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस व्हेन ऑलरेडी ये अकर्ड, एंड थर्ड आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी दोनों अकर्ड, ये आएगा। ठीक है, तो ए प्रोबेबिलिटी करेंगे तब मेरे पास कोई कंडीशन कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सबसे फर्स्ट इवेंट ए कर रहा हूं। जब बी करूंगा तो ए ऑलरेडी हो चुकी है, बी करूंगा तो ए हो चुकी है, और जब सी करूंगा तो दोनों हो चुकी है, मतलब सी करूंगा ये दोनों ऑलरेडी अकर्ड, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अगर मोर देन 2 इवेंट है तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास उसके लिए एक एग्जांपल ऐसा है कुछ, क्या बोला हुआ है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मतलब 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वापस रखना नहीं है, मतलब एक कार्ड जब उठाऊंगा तो सेकंड कार्ड के लिए वो टोटल कार्ड में से एक कार्ड माइनस हो जाएगा। ठीक है, पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड, मतलब मेरे पास 52 कार्ड्स है, वेल सफल्ड है, मतलब प्रॉपर अच्छे से मिक्सअप किए हुए हैं। तो जब मैं एक कार्ड लूंगा बराबर, तब
वो 52 ही रहेंगे। जब सेकंड कार्ड लूंगा तब एक कार्ड निकल गया तो वो 50 आउट ऑफ कितना हो जाएगा, 51 में से हो जाएगा। थर्ड कार्ड लूंगा तो और एक कार्ड निकल जाएगा तो 50, तो आउट ऑफ 50 में से चॉइस करूंगा। तो ये हमारा इसका कंसेप्ट रहेगा जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। विथ रिप्लेसमेंट में क्या हमने आगे देख लिया था कि अगर रिप्लेस है तो वो उसको वापस एज इट इज वही टोटल कार्ड्स हमारे पास रहेंगे जो थे 50। तो मेरे पास 3 इवेंट है यहाँ पर, वन बाय वन तीनों 3 इवेंट को हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। तो हमारी फर्स्ट इवेंट क्या हो जाएगी, ए। तो ए इवेंट मतलब फर्स्ट कार्ड क्या आएगा, गेटिंग किंग कार्ड, उसको मैं क्या बोलता हूँ, किंग कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, किंग कार्ड इन फर्स्ट ड्रॉ। अब ये दूसरा इवेंट क्या है, तो गेटिंग अगेन के किंग कार्ड इन सेकेंड रो। एंड थर्ड क्या है, तो तीसरा कौन सा बोला है, दो और सक्सेसिवली लेना है तो दो कार्ड हमारे फर्स्ट 2 कार्ड, ऐसा बोला है क्लियरली, फर्स्ट 2 कार्ड वो किंग है और उसके बाद थर्ड कार्ड क्या है, एस। तो गेटिंग एस कार्ड। ओके, ये हमें याद रखना है। तो अब हमारी सबसे पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, मतलब फर्स्ट गेटिंग किंग कार्ड। तो टोटल हमें पता है कि टोटल 52 कार्ड्स है। अब किंग टोटल कितने होते हैं, तो हम इसके लिए हम पहले समझेंगे कि 13 13 13 कार्ड के 4 हमारे पास ऐसे बंच हो गए। ओके, और ये सब क्या आपको पता है कि ये क्या क्या होंगे और उसमें कितने पिक्चर और कितने नंबर, तो 1 to 10 नंबर और 4 पिक्चर। ओके, अब सॉरी 3 पिक्चर। कौन से 3 पिक्चर वो भी हमें पता है। ओके, जैक क्वीन एंड किंग। सिमिलर में हर एक के अंदर ऐसा होगा, एक होगा डायमंड, एक होगा हार्ट, ओके, एक स्पेड और एक ब्लैक। ओके, ये हमें इतना सब कुछ पता ही है। ये ब्लैक, चलो ये फुल बना देता हूँ यहाँ, रेडी। तो अब यहाँ पर मुझे बोला है किंग कार्ड। अब किंग कौन से कलर का ऐसा मेंशन नहीं किया, मतलब किंग 3 4 4 के अंदर होगा तो टोटल क्या हो जाएंगे 4। तो 4/52। अब मैं पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन गेटिंग द किंग कार्ड। जब एक किंग कार्ड ऑलरेडी निकल चुका है तो अब मेरे पास टोटल कितने कार्ड बचे, 51। और एक किंग कार्ड भी कम हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा, आउट ऑफ मतलब ये 4 में से एक किंग निकल गया, कोई भी किंग निकल गया हो, उन्होंने वो मेंशन नहीं किया तो कोई भी एक किंग निकल गया, रिमेनिंग 3। अब तीसरी चीज क्या बोली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी मतलब गेटिंग एस कार्ड, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि ऑलरेडी मेरा ए एंड बी ऑलरेडी अकर्ड, ये हो चुका है। दैट मींस अब कार्ड बचे मेरे पास 50। पर तीसरा कार्ड मुझे एस की बात की है, तो इसके अंदर यहाँ पर तो कितने 4 एज इट इज है, उसमें तो हमने एक भी निकाला नहीं है, तो 4/50। ये मुझे अलग अलग प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब मुझे क्या फाइंड करने के लिए बोला है उन लोगों ने, मुझे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट 2 कार्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोला हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी दोनों अकर्ड। अब सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी हमारे पास 4/52। उसके बाद एक कम हो गया था 3/51। उसके बाद नीचे तो टोटल 50 हो गया, पर 4 क्यों, बिकॉज हमारे पास ए सब एज इट इज थे। उसका सिंप्लीफिकेशन करके जो भी आपके पास आंसर आए वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो भी कैंसिल होगा उसको कैंसिल करो, सिंप्लीफाई करो और आंसर लिखो, सिंपल। तो ये हुआ हमारा ये चीज। अब जो मैंने आपको आगे बताई थी इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात मैंने आपको बताई थी कि अगर ऐसा होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट हमें पता है तो आंसर क्या आएगा वो मैं ऑलरेडी पता है। अब अगर पता नहीं है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करके हम चेक करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो वो इवेंट क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। तो अगर बोला हुआ है तो मैं आपको आगे अभी समझाया था इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होना जरूरी है, ये आपको बेसिक उसके लिए याद रखना है कि अगर वो इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो आपको ये तीनों तीन अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और लेफ्ट राइट को कंपेयर करके चेक करना है। अगर ये हो जाता है तो इवेंट कैसी हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है, चलो। तो उसके लिए भी हम एक और एग्जांपल यहाँ पर करते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास कुछ ऐसा
कि अ डायस इज थ्रोन, तो हमें एक डायस थ्रो किया हुआ है, मतलब समझ जाना है, ये 2 साइड, ये 3, ये 4, 5, बराबर। ये ऐसा एक डायस इज थ्रोन, ठीक है। चलो डायस हमने फेंका नीचे। Dice is thrown. If E is the event, the number appear in is a multiple of 3. तो एक इवेंट E दी है ऑलरेडी, जिसके अंदर क्या होगा, गेटिंग ए नंबर, जो भी नंबर आएगा, मतलब जो यहाँ पर ऊपर टॉप पे जो नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3। अब तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कौन से नंबर आएंगे, तो 3 एंड 6, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 3 का मल्टीपल। अब एफ इवेंट क्या बोला हुआ है, एफ इज द इवेंट द नंबर appears even नंबर। कैसे नंबर आएंगे? इवन। तो अब इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो 2, 4 एंड 6। अब यहाँ पर बोला फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो अब इसके ऊपर से क्या करूंगा, तो देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ मल्टीपल ऑफ 3 भी हो और इवन भी हो, मतलब दिस इंटरसेक्शन एफ, और उसमें सेट कौन सा आएगा, तो दोनों का कॉमन क्या है, खाली 6। तो अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 2/6, probability of f is equal to 3/6, and probability of e intersection b, sorry, e intersection f is equal to क्या हो जाएगा, 1/6। तो इसको कैंसिल करो तो 1/3, ये हो जाएगा 1/3। इसको फिर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो 1/6 मिलता है कि नहीं मिलता। दैट मीन्स ये ई एंड एफ कैसी इवेंट हो गई, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। ओके, अब हमारे पास ये समझ में आ गया हो, तो अब हमारे पास है लास्ट में बेस थ्योरम, जो मैंने आपको बताया था। और बेस थ्योरम के लिए हमारे पास एक एग्जांपल से ही समझेंगे, क्योंकि हमने बेस थ्योरम आपको बता दिया आगे क्या है क्या नहीं। आपको खाली उसके एग्जाम्पल पे फोकस करना है। तो उसके एग्जाम्पल समझ में कैसे आएंगे कि भाई ये बेस का ही एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या होगा, आपको ऑलरेडी बोला होगा, मैंने बोला कि आपको पता है कि ये प्रोबेबिलिटी ये हो चुका है। दैट मीन्स जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया था कि 3 बॉक्स है, ओके, या तो एक लाइव एग्जांपल दूं कि मेरे एक कंपनी है, ओके, वो कंपनी कुछ मशीन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब कुछ मशीन मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसमें से इतने मशीन, मतलब कुछ मशीन डिफेक्टिव है और कुछ मशीन एकदम कंप्लीटली वर्क कर रहे हैं, और कुछ मशीन में डिफेक्ट है। तो ऐसे मेरे पास 3 अलग अलग कंपनीज है। तीन कंपनी में मेरी 3 कंपनी के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग काम चल रहा है। उसमें से कुछ परसेंट कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट रहता है, और कुछ जो है वो एकदम गुड कंडीशन में है, मतलब नॉन डिफेक्टिव है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने रैंडमली, मतलब मैंने वो मशीन को बेचना स्टार्ट किया, और एक भाई ने, मतलब किसी ने वो एक मशीन बाय की। वो मशीन उसकी आई, वो मशीन आई गुड कंडीशन में, मतलब कि वो मशीन नॉन डिफेक्टिव थी। अब वो मैंने बोल दिया कि वो मशीन नॉन डिफेक्टिव है, पर वो मशीन कौन से प्लांट से आई, मेरे पास 3 प्लांट थे। वो 3 प्लांट में से कौन से प्लांट से वो मशीन आई, ऐसा कुछ अगर आपको पूछा हुआ है, तब ये कुछ थियरम आएगा। मतलब आपके पास ऑप्शंस होंगे कि जो आपके पास हो चुका है, जैसे आपको बताया था मैंने कि रेड बॉल मेरे पास आ चुकी है, पर वो रेड बॉल, जैसे कि अगर लाइव एग्जांपल, तो मेरे पास 3 बॉक्स पड़े, उसमें कुछ कलर के बॉल्स पड़े थे। अब वो तीनों 3 जो बॉक्स थे वो गिर गए, मतलब सब मिक्सअप हो गया, और मेरे हाथ में एक बॉल आया रेड। अब वो रेड बॉल मेरे हाथ में आ तो गया रेड बॉल, तो वो रेड बॉल एग्जैक्टली मैं बोलूं कि सेकंड बॉक्स में से ही आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो रेड तो हो चुका है, मतलब ये ऑलरेडी हैपेंड, रेड ऑलरेडी हो चुका है, पर वो सेकंड बॉक्स में से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। जब ऐसा कुछ पूछा है, तब आपको क्या यूज करना है, बायस, ठीक है, बेस थ्योरम या बायस थ्योरम जो भी। तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल ऐसा है कि बैग 1 कंटेन, मतलब 3 बैग है, तो एक बैग के अंदर कंटेन 3 रेड बॉल, 4 ब्लैक बॉल, बैग 1। सेकंड बैग जो मेरे पास है उसमें कंटेन 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल, ये हमें दिया हुआ है। और अब बोला है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। दोनों बैग में से कोई भी, मतलब रैंडमली एक रेड बॉल को, कौन से बॉल को यहाँ पर चूज किया है, वन बॉल, एक बॉल लिया है, यहां से कोई भी एक बॉल ले लिया है, ठीक है। अब क्या बोला है कि इट इज फाउंड टू बी रेड, ये रेड बॉल है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ये हमें पता चल गया कि रेड बॉल तो है ड्रॉन, जो एक किया है वो
कहां से आया हो, बैग 2 से ही आया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, क्योंकि वो रैंडम ए में से भी हो सकता है, वो तो हमें पता नहीं है। तो ऐसे टाइम के समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबसे पहले हम इवेंट डिफाइन करते हैं, और ऑलवेज क्या बोलेंगे, इवेंट 1, जो भी बॉल आएगा वो बॉक्स मतलब ये बैग 1 में से आया है, बराबर है। तो गेटिंग बॉल फ्रॉम बैग 1, E2 इवेंट क्या हो जाएगी, गेटिंग बॉल फ्रॉम बैग 2। ये दो चीज हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब तीसरी इवेंट मतलब जो मेन इवेंट है उसको हम क्या लेंगे, तो जो हमारा एक बॉल आएगा वो रेड बॉल ऐसे बोला है, तो इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल ऐसा बोला हुआ है। ओके, तो हमारे पास अब देखो बॉक्स कितने हैं, 2 ही है। अब मैं बोलूं मेरे पास 2 चीज है, बराबर, उसमें से कोई एक चीज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ऑब्वियस है 2 है तो हाफ होगी। अगर 3 बॉक्स होते तो क्या हो जाएगी 1/3, क्योंकि टोटल 3 में से कोई एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। अगर 4 बॉक्स होते तो 1/4, तो यहाँ पर 2 ही बॉक्स है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो भी क्या हो जाएगी 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि रेड बॉल जो है वो E1 में से आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो मैंने बैग तो चूज कर ली। अब उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो हमने जो आगे सीखा था वही, कि रेड बैग मतलब ये होगी बैग नंबर 1, उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा वो, रेड बॉल क्या है 3/7, तो 3/7। सिमिलर वे रेड बॉल बट बैग 2 में से आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी की बात, रेड कितने हैं 5, तो 5 बाय टोटल कितना है 11। इतनी चीजें मुझे मिल गई। अब मुझे क्या बोला है फाइंड करने के लिए, बस उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल दैट इज ओके, बट वो बैग 2 में से आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। मैंने फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए सिंपल बोला था, इसका उल्टा लिख देना है, उल्टी चीजें करेंगे, उल्टी चीजें याद रखना बायस में ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा E2। ओके, और होल डिवाइड बाय, अब समेशन हर एक का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of ball getting A from E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब पहले बॉक्स चूज करो, उसमें से ए बॉल ए मतलब जो हमारा कलर है वो मतलब आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हर एक की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, ए बॉल मतलब गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम E2, वो हमारे पास क्या है 5/11 इनटू, मेरे पास E2 की क्या थी तो हाफ, वो तो हमें पता ही है हाफ, होल डिवाइड बाय, फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब हाफ, और E1 में प्रोबेबिलिटी E1 हाफ, और E1 में से बॉक्स 3/7 इंटू 3/7 प्लस अगेन 1/2 इंटू जो ऊपर था वही का वही आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब 1/2 कॉमन निकाल के मैं कैंसिल ले सकता हूँ, तो 5/11 इंटू 1/2, और 1/2 कॉमन ले लो तो 3/7 प्लस 5/11, ये 1/2 कैंसिल, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास जो बचा उसका एलसीएम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। Done। तो इस तरह हम क्या करेंगे, बायस थ्योरम के अंदर कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल सबसे पहली चीज याद रखनी है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि ये आपको फाइंड करना है, ये हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है, इट्स हैपेंड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मतलब हमने 2 चीज उसमें देखी, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा, मतलब जैसे हमने बताया कि मैं विथ रिप्लेस वापस रख रहा हूँ, तो सेम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वही चीज, ओके। और नहीं रख रहा हूँ तो जो हमने बोला वो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज। उसके बाद हमने देखा टोटल प्रोबेबिलिटी, थियरी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पर 3 बॉक्स है, मैं बोल रहा हूँ मुझे फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, किसमें से वो नहीं, तो अगर 1 में से ब्लैक बॉल तो ये, 2 एंड उसमें से ब्लैक बॉल तो ये, 3 थर्ड बॉक्स चूज करो उसमें से ब्लैक बॉल, तो इन सब का टोटल एडिशन हमें मुझे मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। यही चीज हम डिनोमिनेटर में कहाँ पे डालते हैं, बायस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी डालते हैं, किसकी, ये पी की, और कुछ नहीं है, ठीक है। और बायसेल में क्या बोला होगा, तो मेरे पास ब्लैक बॉल या तो जो भी है बॉल आने की, बॉल आया मुझे वो पता चल गया, मेरे पास बॉल तो आ चुका है, बट वो कौन से बॉक्स में से आया उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना करना है, तो ये बेस थ्योरम, ठीक है।
देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे जिसको हमने समझा, अलग अलग चीजों को। ठीक है, तो इतना ही आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखना है। अब इसके अंदर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स या मुझे पूछ सकते हैं। ओके, देयर इज नो स्टूडेंट।